Hello friends, myself Rishabh Jain. Today we are going to study a very important topic of financial management, that is capital structure. Okay, तो when I say capital structure तो देखते हैं उसमें होता क्या है और इसमें हमें क्या स्टडी करना है। देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि कंपनी की बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म जो फंड है, लॉन्ग टर्म फंड वो कितना है, ठीक है, उसी को कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं एक बैलेंस शीट की बात करूं तो कंपनी की बैलेंस शीट में मान लीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और यहाँ पे डेट्स है। डेट्स में कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है और साथ साथ मान लीजिए क्या हो सकता है, डिवेंचर। तो ये तो हो गया कैपिटल यानी कि इक्विटी एंड प्रेफरेंस, और ये हो गया आपका डेट्स। तो यानी कि कंपनी की बैलेंस शीट में कंपनी के पास जो डेट और इक्विटी का जो रेशो है, हाँ, व्हेन आई से इक्विटी, इक्विटी मींस इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर बोथ, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, बट बात ये हो रही है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट और इक्विटी का क्या रेशियो है। तो आप कहेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। फर्क बहुत पड़ता है, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर से ये डिटरमाइन होता है कि कंपनी का अर्निंग्स पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, और अर्निंग्स पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है अल्टीमेटली वही तो मैटर करता है कंपनी के लिए। क्योंकि देखिए, एफएम का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। व्हेन वी से फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन प्रैक्टिकल लाइफ, टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ, यानी कि शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाना। और शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे बढ़ेगी? जब कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। एंड व्हेन आई से वैल्यू, वैल्यू का मतलब कंपनी का जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ेगा। और मार्केट प्राइस किससे लिंक है? सिंपल सी बात है, जो मार्केट प्राइस होता है वो डिटरमाइन होता है अर्निंग्स पे, यानी कि मार्केट प्राइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो क्या है? अर्निंग प्राइस पर शेयर, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब हमें ये देखना पड़ेगा कि कंपनी के लिए कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट है, ठीक है। ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए, समझने के लिए हमें इस टॉपिक में एक नंबर ऑफ कंटेंट पढ़ना है। पहले वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, इसका फर्स्ट टॉपिक रहेगा टू डिटरमाइन ईपीएस अंडर डिफरेंट फाइनेंशियल प्लान्स। मतलब फाइनेंशियल प्लान का मतलब, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो हमें डिसाइड करना है। तो मान लीजिए एक ऑप्शन है कंपनी के पास, मान लीजिए दिस प्लान वन, वो कह रहे हैं डेट और इक्विटी। डेट आप रख लीजिए 60 रुपीज़ का और ये 40 रख लीजिए। लेकिन प्लान टू बोलता है नहीं नहीं, ये आप 50 और 50 रखिए। प्लान थ्री क्या बोलता है, आप एक काम कीजिए, इसको 40-60 कर लीजिए। तो हमारे लिए कौन सा बेस्ट होगा? हमारे लिए वो बेस्ट होगा जिसके अंदर ईपीएस मैक्सिमम होगी, ठीक है। क्योंकि ईपीएस मैक्सिमम होगी तो अल्टीमेटली ईपीएस का इम्पैक्ट कहाँ पड़ने वाला है? एमपीएस पे, ठीक है। तो अगर हमें ईपीएस निकालने को दिया है तो उसी के लिए हमें अपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी जिससे हम ईपीएस निकालेंगे। ईपीएस कैसे निकालते हैं वो हम आगे भी समझेंगे, ठीक है। यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर में हमें पहली चीज़ क्या डिसाइड करनी है कि हमारे लिए कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट है अंडर डिफरेंट फाइनेंशियल प्लान्स, ठीक है। ओके, द सेकेंड थिंग विल डू दैट इज EPS, EBIT इन डिफरेंस पॉइंट। ये क्या होता है? मैंने अभी आपसे कहा कि दो फाइनेंशियल प्लान होते हैं, दो फाइनेंशियल प्लान के बीच में हमें डिटरमाइन करना है कौन सा अच्छा है, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो किसी भी दो फाइनेंशियल प्लान के बीच में ये पता लगाना कि ऐसा कौन सा पॉइंट अर्निंग का होगा जब ये दोनों फाइनेंशियल प्लान हमारे लिए सेम बराबरी पे यानी कि इंपॉर्टेंस रखते होंगे। यानी इन डिफरेंस पॉइंट का मतलब ये होता है जब हमें किसी भी चीज़ की बायसनेस नहीं होती, यानी हम डिसाइड करते हैं कि हाँ दोनों ही ठीक है। ओके, तो ऐसे केस में वो कौन सा अर्निंग होगा, वो कौन सा ईबीआईटी होगा, अभी इन सारी टर्म्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो ईबीआईटी और ईपीएस में ये रिलेशन निकालना होगा इन डिफरेंस पॉइंट के थ्रू। थर्ड टॉपिक जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो रहेगा आपका ROE, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROE, ROI, ये दोनों नाम आपने सुने होंगे, दोनों का रिलेशनशिप, और इसका इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में क्या यूज़ है वो हम देखेंगे।
और फोर्थ हम बात करेंगे इस चैप्टर के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। अच्छा, व्हेन आई से थ्योरीज, थ्योरी डजंट मीन कि सिर्फ थ्योरी ही होगी इसके अंदर। थ्योरीज का मतलब यहाँ पर ना स्कूल ऑफ थॉट्स है। मतलब कुछ लोगों ने बोला कि कैपिटल स्ट्रक्चर आप कुछ भी रख लो, कंपनी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोगों ने बोला नहीं फर्क पड़ता है। व्हेन आई से कुछ लोगों ने बोला, मेरा मतलब है जो फाइनेंशियल स्कॉलर्स थे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे, बड़े बड़े लोग जो रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों की थ्योरी को बोला गया कि रेलिवेंट है। रेलिवेंट का मतलब कि कैपिटल स्ट्रक्चर रेलिवेंट होता है, तो उन्होंने अपनी बात को अलग के लिए अलग थ्योरी बनाई। लेकिन दूसरे स्कूल ऑफ थॉट क्या था, उन्होंने बोला इररेलीवेंट है, तो फिर उन्होंने उसके लिए वो थ्योरी बनाई। ठीक है, तो ये सारी थ्योरी पढ़ेंगे, तो इसके अंदर बेसिक थ्योरी तो है ही और साथ साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं। ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन डिवाइड दिस चैप्टर। नाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट में हमें क्या पढ़ना है? कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस अंडर डिफरेंट फाइनेंशियल प्लान्स। अलग अलग फाइनेंशियल प्लान्स में कौन सा ईपीएस अपने को सबसे अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा मैंने तो एमपीएस बोला था, मैं ईपीएस की बात कर रहा हूँ। ईपीएस अगर आपके पास आ गया, ईपीएस आ गया, तो एक रिलेशनशिप होता है एमपीएस और ईपीएस के अंदर, तो वो मैं बताता हूँ वो क्या है, तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि आपको निकालना क्या है। हम पहले ईपीएस ही निकालेंगे, बट अपने को अगर पी रेशो दिया हुआ है, प्राइस अर्निंग रेशो, तो वी विल कैलकुलेट एमपीएस। वो कैसे निकलता है? ईपीएस मल्टीप्लाई विद पीई रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो। ठीक है, अगर ये दिया हुआ है तो हम एमपीएस निकालेंगे और जो सबसे ज़्यादा एमपीएस देगा उसको चूज करेंगे। बट अगर ये नहीं दिया हुआ तो हम ये मानते हैं कि सभी प्लान्स का पी रेशो सेम है, तो ये इग्नोर कर देते हैं, फिर हम सिर्फ इस पर फोकस करते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान हमेशा रखिएगा, हमारे लिए एमपीएस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट अगर इंफॉर्मेशन नहीं है या ये मान रहे हैं कि वो इक्वल है पी रेशो, इसलिए हम ईपीएस पे फोकस कर रहे होंगे। ठीक है, तो यानी कि पी रेशो होगी तो एमपीएस निकालना है, अदरवाइज क्या निकालना है आपको? ईपीएस तक छोड़ देना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट है कि ईपीएस कैसे निकालते हैं। कोई सा भी फाइनेंशियल प्लान हो, इवन पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको ना बार बार ईपीएस निकालना पड़ेगा, तो वो निकालना आना चाहिए आपको। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, जो हम ईपीएस निकाल रहे हैं उसके लिए हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट, स्टार्टिंग विथ सेल्स। इसके बाद सेल्स में हम क्या करेंगे? सेल्स में हमारा जितना भी एक्सपेंस होता है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, वो सारी की सारी हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। जब आप सेल में सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो वी गेट कंट्रीब्यूशन। ठीक है, सेल्स में सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो अपने को कंट्रीब्यूशन मिलता है। देन वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, देखिए जो फिक्स कॉस्ट होती है वो दो तरह की होती है, और वैसे हमने ये जो टॉपिक है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, एक लीवरेज नाम के चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, या आप आगे कर लेंगे अगर आपने भी नहीं किया होगा तो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का मतलब जो हमारी फिक्स कॉस्ट बिजनेस को चलाने के लिए होती है, रेंट वगैरह, वो सब अपने को दिया है, वो माइनस कर देते हैं। इसके बाद अपने पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन में से ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माइनस करने में बस क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और इसी को हम बोलते हैं अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी, या यू कैन से पीबीआईटी। ई एंड पी आर यूज इंटरचेंजेबली, अर्निंग्स या प्रॉफिट कुछ भी बोल लीजिए। ठीक है, ध्यान देना ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। ठीक है, यानी इसमें ना तो इंटरेस्ट माइनस हुआ है और ना ही टैक्स माइनस हुआ है। ठीक है, जनरली हमारा जो ईपीएस का क्वेश्चन होता है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन हमें ना पहले से ईबीआईटी दे देता है, क्योंकि देखिए हमने हमारे को डिस्कशन क्या करना है कि कौन सा डेट कौन सा इक्विटी ले, तो यानी कि यहाँ तक चाहे कोई भी डेट इक्विटी हो, कंपनी का सेल, ये सब तो सेम ही रहने वाला है, इसलिए क्वेश्चन हमें बहुत बार यहाँ से दिया जाता है। हालांकि अगर नहीं दिया, शुरुआत से दिया है, तो हम पूरा बना सकते हैं, इसलिए मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। इसके बाद आप क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट? जो भी इंटरेस्ट आपका लॉन्ग टर्म डेट्स पे होगा, लॉन्ग टर्म डेट्स, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, जैसे डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन वगैरह। तो इसका मतलब आपने अगर इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो ईबीआईटी में से आई माइनस हो गया, तो इट बिकम्स ईबीटी, या यू कैन से पीबीटी। ठीक है,
देन आप इसमें से क्या माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे, तो यू विल गेट अर्निंग आफ्टर टैक्स और यू कैन से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएटी। देन अगर आपके क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड भी है, आप खुद सोचिए, आपने सबको बाहर वालों को सबको दे दिया, पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई, पहले वेरिएबल कॉस्ट हो गई, फिर बाकी फिक्स कॉस्ट हो गई ऑपरेटिंग, देन आपने इंटरेस्ट यानी जहाँ से पैसा उठाया था इंटरेस्ट पे वो भी दे दिया। अब आते हैं कंपनी के जो कैपिटल होते हैं, कैपिटल दो तरह की होती है, इक्विटी और प्रेफरेंस। आपको पता है पहले किसको देना पड़ता है, प्रेफरेंस को देना पड़ता है, तो यानी कि यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो जाता है, और उसके बाद जो ये अर्निंग्स बचती है, ये जो प्रॉफिट बचा है, इसको हम बोलते हैं अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर। अब ये पैसा किसका बचा है, सारा इक्विटी का बचा है, ठीक है। और ये पैसा जब हम बांट देते हैं किस में, इक्विटी शेयर्स में, यानी कि डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो वी विल गेट अर्निंग प्राइस पर शेयर, ईपीएस। तो जैसे मैंने आपको कहा वैसे हम ईपीएस पे स्टॉप हो जाएंगे अगर अपने को पी रेशो नहीं गिवन है तो, बट अगर गिवन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पी रेशो को, ठीक है। पी रेशो है क्या चीज़, एक बार समझ लेते हैं इसको भी। पीई रेशो क्या है, एमपीएस अपॉन ईपीएस होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आपको तीन तीन ये तीन कंपोनेंट हो गए, तीन में से कोई भी दो पता होगा तो तीसरा निकाल सकते हैं। प्राइस अर्निंग रेशो निकालते कैसे मैं वो नहीं बता रहा, ये बताती क्या है वो बता रहा हूँ। देखिए ऊपर है मार्केट प्राइस और नीचे है अर्निंग, यानी ये बताता है कंपनी का मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है और उसकी अर्निंग में क्या रिलेशनशिप है। यानी कि मान लीजिए एक कंपनी का जो मार्केट प्राइस है वो 100 रुपये है, ठीक है, और उसकी जो अर्निंग चल रही है लेट से वो 400 है, तो ये हो गई 1/4। ये बताने की कोशिश करता है कि आपको यहाँ पर 1 रुपये मार्केट प्राइस पे करना पड़ेगा अगर आपको अर्निंग 4 रुपये की चाहिए तो, यानी कि ये रिलेशन बताता है अर्निंग्स और मार्केट प्राइस का। हालांकि इसको डिटेल में हम किसी और टॉपिक में समझेंगे, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा था मेनली। अब ईपीएस को अगर एमपीएस से मल्टीप्लाई तो क्या मिल जाता है, एमपीएस। तो ये होगा तो यहाँ तक करेंगे, अदरवाइज हम यहीं पे छोड़ देंगे। और ऐसे ही हम डिफरेंट फाइनेंशियल प्लान्स का निकालेंगे, जिस फाइनेंशियल प्लान का सबसे ज़्यादा ईपीएस या एमपीएस होगा हम बोलेंगे ये कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी के लिए बेस्ट है और वी विल गो फॉर इट, ठीक है। समझ आ रही है बात आपको, चलिए तो इस तरह से करते हैं ये। तो यहाँ पर हम निकालते हैं बेस्ट कौन सा है हमारे लिए, और इस बेस्ट को हम ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ऑप्टिमल मतलब हमारे लिए सबसे ऑप्टिमम क्या है, ठीक। एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझते हैं। देखिए ये कैपिटल स्ट्रक्चर के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है जो हम कर रहे हैं। इसका जो भी ये पीडीएफ है मैं आपको शेयर कर दूंगा। देखिएगा किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और अपने को समझना है। क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। भास्कर मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड इक्विटी शेयर कैपिटल, भास्कर मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड के पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का, 5 लाख रुपए का। फेस वैल्यू कितना, 100 रुपये, ओके। यानी कि कंपनी के पास 5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, 100 रुपये का फेस वैल्यू है। इट का मतलब हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 5000 आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपेंशन प्रोग्राम द कंपनी विशेस टू रेज ₹3 लाख एंड इट्स हैविंग अ 4 ऑल्टरनेटिव सोर्सेज टू रेज द फंड। क्या बोल रहे हैं, कंपनी को 3 लाख रुपए की ज़रूरत है और कंपनी के पास 4 ऑल्टरनेटिव है पैसा उठाने के। पहला ऑल्टरनेटिव प्लान ए, टू हैव फुल मनी फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट पार, सारा पैसा इक्विटी शेयर से उठा लो, ठीक है। और वो जो इक्विटी शेयर इशू करेंगे वो कैसे इशू होगा, पार पे, मतलब आप जो पैसा उठाओगे मार्केट में वो जो शेयर बिकेगा इशू होगा कितने पे होगा, पार पे, यानी 100 रुपये पे। दूसरा प्लान, to have the 1 lakh rupee from equity share at par and 2 lakh from borrowing from the financial institution at the rate 10% per annum, ओके। यानी 1 लाख रुपए आप इक्विटी से उठा लीजिए और बाकी कितना 2 लाख रुपए बचा वो कहाँ से, बोरिंग कर लीजिए। यानी ये देखो डेट इक्विटी मिक्स का आ गया प्लान, इक्विटी से भी उठा लो और कुछ उधार ले लो। तीसरा प्लान कहता है फुल मनी फ्रॉम बोरिंग, पूरा का पूरा पैसा बोरिंग, यानी 3 लाख पूरा बोरिंग से उठा लो।
और फोर्थ प्लान क्या कहता है, 1 लाख फ्रॉम इक्विटी एट पार एंड 2 लाख फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर। ओके, तो परफेक्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, सारे प्लान्स इसमें अवेलेबल है, तो हमें एक आइडिया लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चन करते हैं। द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग अर्निंग्स ऑफ 1,50,000। हाँ, व्हेन आई से अर्निंग्स, अर्निंग का मतलब यहाँ पे अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस से है, ठीक है। अर्निंग्स मतलब ईबीआईटी यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आपको 1.5 लाख दिया है। कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनी का टैक्स क्या है, 30%। देखिए क्या मांग रहे हैं, सेलेक्ट अ सूटेबल प्लान आउट ऑफ द 4 प्लान्स टू रेज द रिक्वायर्ड फंड। सिंपल सी बात है, व्हेन दिस से सूटेबल, इसका मतलब वो प्लान जो सबसे ज्यादा कंपनी के लिए बेस्ट होगा। और कंपनी के लिए बेस्ट कौन सा होगा, जिसमें सबसे ज्यादा क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर पी रेशो की जानकारी तो नहीं है, तो मैं एमपीएस पे तो जा नहीं सकता, मैं क्या निकालूंगा, ईपीएस निकालूंगा, और जिसका ईपीएस सबसे ज्यादा आएगा उसको मैं बोलूंगा ये इस प्लान मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है। ओके, चलिए तो करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे आप, ये आपके पीडीएफ का फर्स्ट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा अपने को, एक स्टेटमेंट शोइंग computation of earning per share under different financial plan और you can say capital structure। अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर पे आप क्या कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, ईपीएस निकाल रहे हैं। किस लिए, क्योंकि हमें बेस्ट चुनना है। तो जो स्टेटमेंट हमने अभी बनाया था मैं वो वापस से बना रहा हूँ, बस फ़र्क ये रहेगा वो मैंने सेल से बनाया था, बट आपको सेल से ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है, अर्निंग्स दी हुई है, ठीक है। क्योंकि देखो हमारे को 4 प्लान दिए हुए हैं, तो 4 प्लान के 4 कॉलम और एक अपना पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 5 कॉलम बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। एक सेकेंड, तो इस फर्स्ट कॉलम को आप दीजिए पर्टिकुलर्स, दिस इज प्लान ए बी सी यूज़ किया है, दे हैव, यस, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, और ऑब्वियसली सबके सब किससे स्टार्ट होंगे, ईबीआईटी से, ठीक है ना। तो ईबीआईटी, और ये तो सबका सेम ही है। देखिए आप सोच के देखिए हम क्या कर रहे हैं, ईबीआईटी तक तो सेम ही आएगा, मैं पैसा अपना लूँ या बाहर से उठाऊं, लेकिन इसके बाद मैंने पैसा कहाँ से उठाया है उस पर चेंज आना शुरू होगा। क्यों, देखिएगा ईबीआईटी के बाद ही तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या माइनस होगा, क्या माइनस होता है इसमें से, इंटरेस्ट माइनस होता है ना। यानी कि अब तो चेंज होना, अगर मेरा अपना पैसा होगा तो इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा, और अगर बाहर से होगा तो इंटरेस्ट माइनस होगा, यानी इसके बाद ही चेंजेस आने शुरू होते हैं। इसलिए यहाँ से कैपिटल स्ट्रक्चर का डिफरेंस आना शुरू होता है। तो ईबीआईटी में से आप इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ईबीटी, फिर आप माइनस करेंगे टैक्स, इट बिकम्स ईएटी, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन भी है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी लेंगे, ये आ जाएगा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी, ईएई, वी विल कॉल इट ईएई, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और फिर हमारा आ जाएगा यहाँ पर अर्निंग पर शेयर, और वो सबसे ज़्यादा जिस प्लान का होगा वी विल चूज दैट प्लान, ठीक है। चलिए सबसे पहले ईबीआईटी लिख लेते हैं। ईबीआईटी कितना दिया अपने को, 1.5 लाख, वो तो सब प्लान में सेम ही आने वाला है, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000। ईबीआईटी तो मैंने सबका एक साथ लिख दिया, बट अब हम 1 बाय 1 करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला प्लान क्या है, टू हैव फुल मनी फ्रॉम ईशो इक्विटी शेयर। ध्यान देना,
हमारे पास प्लान हम कोई सा भी ले, कंपनी के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 5 लाख रुपए के शेयर तो हैं, इसका मतलब 5 लाख डिवाइड बाय 100, 5,000 शेयर तो हैं। यानी मैं कोई भी प्लान लूँ, कंपनी के पास 5,000 शेयर तो ऑलरेडी है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे आखिरी में नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना है ना, तो नंबर ऑफ शेयर आप ध्यान रखना 5,000 तो है ही, चाहे मैं कोई प्लान लूँ या ना लूँ। ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्ट माइनस कर रहा है पहले प्लान में से, लेकिन पहले प्लान में तो मैंने सारा पैसा इक्विटी से उठाया है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट तो यहाँ आएगा ही नहीं, तो इट बिकम्स 1,50,000 एज इट इज़। अब देखिए टैक्स, टैक्स का रेट है 30%, 30% है यहाँ पे लिख सकते हैं 30%, तो 1,50,000 का 30% होता है 45,000, ये आ जाएगा आपका 105,000। इसके बाद इस प्लान में तो प्रेफरेंस शेयर भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ जीरो हो गया, इट बिकम्स 105 एज इट इज़। और नंबर ऑफ शेयर ध्यान देना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए ना मैं यहाँ पर एक वर्किंग बना रहा हूँ। आप बोलेंगे वर्किंग की क्या ज़रूरत है, अभी नहीं है बट आगे पड़ेगी, तो हम पहले से एक प्रैक्टिस बनाते हैं कि हम वर्किंग नोट चाहिए हमें। तो क्वेश्चन जितना बड़ा होता जाएगा ना, हमें वर्किंग नोट ना दो चीज़ों के लिए बनाना पड़ेगा हमेशा, एक नंबर ऑफ शेयर के लिए, दूसरा इंटरेस्ट के लिए। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट के लिए तो एज नहीं ज़रूरत पड़ रही, पर नंबर ऑफ शेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अंडर डिफरेंट प्लान, अलग अलग प्लान्स में कितने इक्विटी शेयर हैं। और उसके अंदर आप ये कर सकते हैं, जैसे प्लान 1, आपके पास एग्जिस्टिंग कितने शेयर हैं, एग्जिस्टिंग शेयर्स वो तो सब में सेम ही आएगा। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो कंपनी के पास 5 लाख रुपए के शेयर थे और एक शेयर था 100 रुपए का, दैट बिकम्स 5,000 शेयर्स, 5,000 शेयर। अब इस प्लान में आप ये देख लीजिए नए शेयर कितने आए हैं, इसमें आए हैं सारा पैसा ही शेयर से आया है, और पार पे इशू हुआ है कितना सारा पैसा, मतलब 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए 100 रुपये एक शेयर का है, तो इसका मतलब आपके पास 3,000 शेयर और आ गए, तो टोटल शेयर बिकम्स 8,000। तो ये 8,000 आपका यहाँ आ गया। बस अब आप 1,05,000 को 8,000 डिवाइड करके ईपीएस निकाल सकते हैं, दैट बिकम्स 13.125, 13.125। ठीक है, आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना हो कि एमपीएस क्यों निकाला। फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ एमपीएस वी रिक्वायर पी रेशो, अगर पी रेशो निकाला होता ना, दिया होता, तो मैं एमपीएस ही निकालता। रीज़न, एमपीएस का मतलब होता है मार्केट प्राइस, और कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए सबसे बढ़िया इंडिकेटर क्या है, मार्केट प्राइस। और एफएम का ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने दिमाग में रखिएगा, टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ। और वो कैसे बढ़ती है, जो कंपनी का मार्केट प्राइस बढ़ता है। ठीक है, तो वो अगर दिया होता तो मैं एमपीएस तक निकालता, बट वो नहीं है पी रेशो, तो हम ईपीएस पे रुक जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया प्लान ए का ईपीएस। तो इसमें अब देखते हैं, चलो एक का आ गया, बाकियों का भी निकालना है, आगे बढ़ते हैं। बाकी को देखिए, 1,50,000 इस तो सब दिया ही हुआ है। दूसरे प्लान में देखिएगा, टू हैव 1,00,000 फ्रॉम इक्विटी शेयर एट पार एंड 2,00,000 फ्रॉम बोरिंग एट द रेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट 10% पर एनम। क्या बोल रहे हैं, प्लान 2, प्लान 2 में आपसे क्या बोल रहे हैं, जो प्लान 2 है, आपको 3 लाख रुपए उठाने हैं मार्केट से। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये जो एग्जिस्टिंग शेयर है, ये सब प्लान में तो ये तो रहने ही वाले हैं, बट जो नया हम ले रहे हैं उसके अंदर जो शेयर आ रहे हैं उसको ऐड कर लेंगे, ये तो सब में है ही। अब देखिए 3 लाख रुपए में ये प्लान बोलता है, तो मैं एक काम करो, 1 लाख रुपए तो 1 लाख तो ले लो इक्विटी शेयर से, और जो 2 लाख है वो आप लोन ले लो, 2 लाख का क्या कर लो, लोन ले लो एट द रेट ऑफ 10%। तो ध्यान देना, हमें दोनों चीज़ की कैलकुलेशन करनी है। अगर 1 लाख रुपए मैं यहाँ से उठाता हूँ, तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर कितने बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर न्यू, 1 लाख रुपए उठाऊंगा। और शेयर कैसे उठाना है, ध्यान देना, उसका प्राइस अगर दिया है कितने में उठाना है, तो अदरवाइज पार पे, वैसे लिखा है पार पे, तो यानी 1 लाख डिवाइड बाय 100, ये 1,000। ध्यान देना, 1,000 शेयर वही नहीं लिखना वहाँ पर, 5,000 तो सब में है ही, 1,000 और आ गए, 6,000 शेयर हो गए। और इसका इंटरेस्ट कितना जाएगा जरा बताइए, 2 लाख का 10%, दैट इज 20,000। तो ये वर्किंग बन गया हमारा। ठीक है, देखिएगा इंटरेस्ट कितना है अपना, 20,000 आ गया, ये आ गया 20,000, 2 लाख का 10%, ये हो गया 1,30,000,
टैक्स निकाल लेते हैं 30%, 30% हो जाएगा इसका 39,000, ठीक है, ये दैट बिकम 91,000। प्रेफरेंस शेयर इस प्लान में तो नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया 91, और शेयर हम निकाल चुके हैं 5 पहले और एक नए, यानी कितना 6,000। तो दैट बिकम्स 91,000 डिवाइडेड बाय 6,000, 91 डिवाइड बाय 6,000 दैट इज 15.16, 15.16, ठीक है, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। प्लान सी, प्लान सी क्या कहता है, फुल मनी फ्रॉम बोरिंग, सारा पैसा बोरिंग से उठा लो, यानी कि 3 लाख का 3 लाख, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो ठीक है, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है, इसके लिए वर्किंग की भी जरूरत नहीं है, यानी आप पूरा 3 लाख रुपए इंटरेस्ट पे उठाओगे, यानी 3 लाख का 10%, 30,000, यहाँ 30,000 इंटरेस्ट आ गया, और ये आ गया 1,20,000। देन टैक्सेशन 30%, ये हो गया 36,000। देन इट बिकम्स 84,000। प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है इस प्लान में, 840। अब ध्यान देना, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितने लिखूँ, आप बोलोगे पैसा, कोई पैसा उठाया ही नहीं इक्विटी शेयर से, लेकिन हमने डिस्कस किया था आप पैसा इक्विटी शेयर उठाएं ना उठाएं, आपके पास ऑलरेडी 5,000 शेयर तो है ही, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे 5,000 शेयर। तो दैट बिकम 84 डिवाइड बाय 5,000, 16.8, 16.8 आ गया, ठीक है। अब हम लास्ट प्लान पे आते हैं। लास्ट प्लान क्या कहता है, डी प्लान कहता है 1 लाख तो इक्विटी से उठा लो और 2 लाख प्रेफरेंस शेयर से उठा लो, ओके, और उसका प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड का रेट क्या है 8%, चलिए, तो यानी इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो इंटरेस्ट नहीं है तो ये सेम आ गया 1,50,000, टैक्स हो गया 30%, 45, दैट बिकम 105। हाँ, अब देखिए प्रेफरेंस डिविडेंड इसमें आ गया, प्रेफरेंस डिविडेंड इसका भी हम एक वर्किंग बना लेते हैं छोटा सा। प्लान 4 की बात कर रहे हैं, इन्होंने बोला आपके पास जो 3 लाख है ना वो ऐसे उठा लो, इक्विटी शेयर से 1 लाख और प्रेफरेंस शेयर से 2 लाख, यही बोला है ना, बिल्कुल, और जो प्रेफरेंस शेयर से उठाओगे वो एट द रेट 8% का डिविडेंड होगा, और इक्विटी से हमें शेयर नंबर ऑफ शेयर चाहिए होते हैं, तो 1 लाख अगेन डिवाइड बाय 100 दैट इज 1,000 शेयर, यानी इस प्लान के अंदर भी टोटल शेयर कितने हो गए 6,000 हो गए, और ये अगर डिविडेंड दोगे 2 लाख का 8% दैट इज 16,000। तो बस हमें इतनी वर्किंग ही तो चाहिए। अब वापस आते हैं, देखिए प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा 16 आ गया, 16,000 आ गया, चलिए, तो 1,05,000 माइनस 16,000 दैट विल बी 89, 89, और उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, कितने शेयर अपने पास 6,000, ये आ रहा है 14.83। तो देखिए सबसे ज़्यादा ईपीएस आपका कौन से प्लान में आ रहा है, इस प्लान में आ रहा है सबसे ज़्यादा, तो इसके बाद आपको एडवाइस देनी होती है, इसमें आप क्या लिखेंगे, द कंपनी शुड चूज प्लान सी एज इट हैज़ मैक्सिमम ईपीएस, ठीक है, और अगर पी रेशियो होती तो हम एमपीएस निकाल लेते, तो फिर इसमें एमपीएस जिसमें ज़्यादा आता उसको हम वो वाला प्लान बोल देते, ठीक है ना। यहाँ पर हमारी एजम्पशन क्या होती है कि पी रेशो इसलिए गिवन नहीं है क्योंकि पी रेशो क्या है, सबका सेम है, तो आप सोचो अगर सबका सेम पी रेशो, मैं वैसे एज्यूम कर रहा हूँ, मान लीजिए 2 है लेट से, तो अगर मैं 2 को सबसे मल्टीप्लाई करूंगा तो सबका आंसर अकॉर्डिंगली 2 टाइम हो जाएगा, तो जो अभी ज़्यादा आ रहा है वो बाद में भी ज़्यादा आएगा, यानी कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, यानी पी रेशो की सिग्निफिकेंस तब होगी जब अलग अलग पी रेशोज होंगी, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से हम निकालते हैं क्या, व्हाट इज़ द बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर अ कंपनी। आगे इसमें और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ओके।